अखबार हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। बगैर अखबार के हमारी सुबह अधूरी रहती है। जब तक सारी दुनिया का हाल हमारी दहलीज पर ना पहुंचे, हमें चैन नहीं आता। शायद इसलिए रोजाना मुख्तलिफ अखबारों की तकरीबन 9 करोड़ कापियां हर रोज छपकर प्रेस से बाहर आती हैं। हमारे मुल्क में हर रोज 2130 रोजनामे शाये होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा यानी 942 हिंदी में और अंग्रेजी में हर रोज 201 अखबारात शाये होते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प और काबिल फख्र बात यह है कि रोजनामे की तादाद के मामले में उर्दू जुबान अंग्रेजी से सिर्फ 10 अदद से पीछे है। हिंदुस्तान के तूल अर्ज में हर रोज 191 अखबार शाया होते हैं। उर्दू के क़ारीन की अखबारों में दिलचस्पी आज से नहीं, बल्कि उस वक्त से है जब हिंदुस्तान में लोग सहाफत के नाम से भी वाकिफ नहीं थे। हिंदुस्तान में शायद उर्दू ही वो ज़बान है जिसमें सबसे पहले अखबार निकलना शुरू हुए। अगर उर्दू सहाफ़त की तारीख़ ट्रेस की जाए तो मालूम होगा कि 1857 में न सिर्फ ये कि दिल्ली से 2-3 रोज़नामचे निकलते थे हालात की डायरी की सूरत में, बल्कि मेरठ से मुस्तकिल एक अखबार भी निकलता था जिसके एडिटर अजीमुल्लाह थे और जिस अखबार का नाम ग़ालिबन पयाम आज़ादी था। उसके बाद हिंदुस्तान में एक बंगाली ने अखबार शुरू किया, राजा राम मोहन राय ने, कलकत्ता से, लेकिन वो अखबार भी आधा अंग्रेज़ी में और आधा फ़ारसी में हुआ करता था, जामे जहानुमा। तो इस तरीके से उर्दू को ये फ़ख्र हासिल है कि उसने हिंदुस्तान में सहाफ़त को मुतारिफ़ कराया। उर्दू अखबारों की इतनी बड़ी तादाद में रजिस्टर होने के बावजूद उर्दू अखबारों के मुदीरों, सहाफ़ियों और कालम निगारों की ज़ुबूहाली का अजीब आलम रहा है। छोटे छोटे दफ्तर, कामकाज के वही रिवायती अंदाज, बेसरो सामानी का आलम और मतरूक हो चुके वसाइल के जरिए खबर निगारी के सबब उर्दू अखबार तादाद में कितने ही ज्यादा क्यों न रहे हों, उनकी हालत ऐसी थी कि नई नस्ल उर्दू सहाफ़त की तरफ कदम बढ़ाने से डरती थी। मैं बाज़ ऐसे उर्दू अखबारों को जानता हूँ जिसमें एडिटर और कातिब या एडिटर और कंपोज करने वाला और एक आध दफ्तर में कोई और, वो भी घर के लोगों से काम लेते हैं, कोई मुलाजिम नहीं। इन हालात में एक शख्स है जिसका नाम है अजीज बरनी। उसको मैंने देखा कि हथेली पर सरसों कैसे जमाई जाती है, और राष्ट्रीय सहारा ने उस पर भरोसा किया, उसकी काबिलियत पर, उसकी लगन पर, उसकी हिम्मत पर, उसके हौसले पर और उसके बाअमल होने पर, और उर्दू सहाफ़त के बारे में और अवाम, उर्दू अवाम तक पहुंचने के लिए उसका जो जज्बा है, उसका जो ईकान है, वो इतना मजबूत है। उसने देखते ही देखते पलक झपकते में इस अखबार को कहां से कहां पहुंचा दी। उर्दू सहाफ़त को एक नई जिंदगी अता करने के लिए जरूरी था उर्दू अखबारों में कारोबारी रकाबत का जज्बा पैदा होना। तब एक बड़े सनती घराने ने एक ऐसा अखबार निकालने की मुहिम शुरू की जिसने उर्दू अखबारों में एक इनकलाबी तब्दीली पैदा कर दी, और इस इनकलाब का परचम एक ऐसे आदमी के हाथों में दिया गया जो डॉक्टरी छोड़कर सहाफ़त की दुनिया में कदम रख चुका था। इस मसीहा ने उर्दू सहाफ़त के चेहरे से गर्द मलाहत साफ की, उर्दू अखबारात को सहाफ़त के मुकाबले हुस्न के स्टेज पर उतार दिया। आज दुनिया उनको अजीज बरनी कहती है। उत्तर प्रदेश के एक मशहूर शहर बुलंदशहर में एक आई सर्जन के घर आंखें खोलने वाले मुल्क के इस मशहूर सहाफ़ी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है। मेरे वालिद मोहतरम
जनाब डॉक्टर अब्दुल हकीम खान चौहान साहब डॉक्टर थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बड़ा बेटा यानी कि मैं बहैसियत डॉक्टर अपनी शनाख्त बनाऊं। यही तालीम उन्होंने दिलाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। उसके बाद लगा ये कि शायद मैं उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की जद्दोजहद में आगे बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट प्रेप में मैंने रिकॉर्ड भी कायम किया, जो इस बात की निशानदेही थी कि शायद मैं बहैसियत डॉक्टर अपनी शनाख्त बना पाऊँगा। लेकिन डॉक्टरी को बीच में इसलिए ही छोड़ना पड़ा कि एक सरकारी अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक सियासी लीडर को अस्पताल के सबसे बड़े ओहदेदार से निहायत बदतमीजी से पेश आते हुए देखा। राजनारायण साहब पार्लियामेंट में पहुंचे और उनको हेल्थ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। बुलंदशहर विजिट पर वो तशरीफ़ लाए। जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने सुप्रिटेंडेंट साहब को मुखातिब करके कहा, कौन है यहाँ सुप्रिटेंडेंट? तो जुमला कुछ मज़े के खेज था, लेकिन किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। आरवी लाल साहब आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का सुप्रिटेंडेंट हूँ। एक पेशेंट का नाम लिया। राजनारायण साहब ने कहा कि वो कहाँ है। किसी वार्ड बॉय को ये इल्म था कि इस नाम का पेशेंट कौन है और कहाँ है, इसलिए उसने फ़ौरन कहा कि आइए मैं बताता हूँ वो कहाँ है, और सब उनके पीछे चल पड़े। और उन्होंने जिस तरह का मुजाहरा किया वो तमाम मेडिकल स्टाफ इंक्लूडिंग मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और डॉक्टर्स के इंतहाई तक आमेज था। मुझे अच्छा नहीं लगा। राजनारायण साहब किया हॉस्पिटल विज़िट एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टरी से अपने जहन को अलग करते हुए सहाफ़त की तरफ सोचा। इस जिद्दोजहद के दौरान उन्होंने 2 किताबों का तर्जुमा किया और एक नामवर गैर मुल्की खतीब के साथ मुतरजिम की हैसियत से भी काम किया। अलीगढ़ में बहरीन के एक साहब डॉक्टर शेख अली मोहम्मद मोहसिन उस्फूर नाम था उनका, वो एक इदारा चलाते थे, हय्या अल फलाह सोसाइटी। उस इदारे के ज़रिए वो पब्लिशिंग का काम भी करते थे, अलीजात निकालते थे। मैंने शौकिया तौर पर कुछ किताबों का अंग्रेज़ी से उर्दू और हिंदी में तर्जुमा किया, जो किताबें मुझे याद पड़ती हैं। वो मॉरल्स ऑफ मोहम्मद आली मोहम्मद और फिलॉसफी ऑफ पर्ल। मेरी दोनों किताबें जब उन तक पहुंची तो दोनों को उन्होंने शाया किया। फिर वो खतीब बन गए, लेकिन ये उनका शौक था, पेशा नहीं। मिंबर रसूल पर बैठकर जो पहली तकरीर मैंने की, कई बड़े कद के लोगों ने जो उस वक्त फर्श पर बैठे थे बाद में आके मुझे मुबारकबाद दी। तो मुझे लगा कि अचानक मेरा कद बहुत बड़ा हो गया है, जिनके बराबर मैं ज़मीन पर बैठने के भी लायक नहीं हूँ। मैं उनके सामने मिंबर रसूल पर बैठकर तकरीर कर रहा हूँ और वो इज़्ज़त दे रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर कई जगह मजलिसें पढ़ी और उसकी शोहरत पाकिस्तान तक भी पहुँची और मुझे अशरा पढ़ने के लिए कराची बुलाया गया। अक़ीदत की नज़रिए से मैं ज़िक्र अहले बैत से जुड़ा था। मैं हमेशा अपने आप को मुसलमान मानता हूँ, किसी बरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखता। इसी दौरान उनको एक मुजल्ले की इदारत का काम मिल गया और इस तरह अचानक उनके सामने वो करियर सरे तस्लीम खम किए खड़ा था जो उनका ख्वाब था। मैगज़ीन अल निजात हम निकालते हैं, इसकी इदारती जिम्मेदारियाँ देखो, और अलग अलग जगह मुझे स्पीचेस देने के लिए जाना होता है, तो बहैसियत इंटरप्रेटर मेरे साथ रहो। बहुत जगह मैं उनके साथ गया। इसके बाद बरनी साहब मुल्क के मशहूर सनती घराने सहारा परिवार से वाबस्ता हो गए और यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसका हर कदम एक मील का पत्थर बन गया। 1991 में एक महानामा की शक्ल में शुरुआत करने के बाद आज मुझे फ़ख्र है कि सहारा इंडिया कंपनी के चेयरमैन
साहब के ज़रिए जो मौका मिला उर्दू सहाफ़त को आगे बढ़ने का, आज उसने एक तारीख़ रकम की है। सहारा ने अजीज बरनी को एक नई पहचान अता तो बरनी साहब ने उसकी मतबूआत को नई शान दी। रफ्ता रफ्ता रोजनामा राष्ट्रीय सहारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार बन गया। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेंटर्स से शाया होने वाला, यानी 7 रियासतों में 9 सेंटर्स से 21 एडिशंस के साथ शाया होने वाला हिंदुस्तान का ये वाहिद उर्दू रोज़नामा है। हम हफ्ता रोज़ा आलमी सहारा भी निकालते हैं, मंथली मैगज़ीन बज़्म सहारा। शायद इस स्टैंडर्ड का पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई उर्दू मैगज़ीन शाया नहीं होता है। आलमी सहारा उर्दू चैनल की तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और बहुत जल्द हम टीवी चैनल के ज़रिए 24 घंटे के टीवी चैनल के ज़रिए भी मंजर आम पर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के क़ब्ल उर्दू सहाफ़त के बारे में जो हिंदुस्तान की राय थी और दरमियान में ये समझा जाने लगा था कि उर्दू के आगे बढ़ने के मौक़े ख़त्म हो गए हैं, आज इस इदारे के मार्फत पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तक ये आवाज़ पहुँच चुकी है कि उर्दू ऐसी ज़बान नहीं है जो ख़त्म हो चुकी है, बल्कि उर्दू के अंदर भी बहुत मौक़े हैं। उर्दू सहाफ़त की हमजहत तरक्की में सैटेलाइट के रोल पर बरनी साहब के तासुरात। आज जब सैटेलाइट के ज़रिए उर्दू ज़बान में ख़बरें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, तब सिर्फ पढ़ने की बात नहीं रहेगी। पूरी दुनिया में तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए इन ख़बरों को और ख़ास तौर से अक़लियती तबके की उन ख़बरों को हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से और बैनुल अक़वामी सतह से पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से उन ख़बरों को जो एक दायरे में महदूद रह जाती थी, आज बहुत बड़े दायरे में ले जाने का मौका मिलेगा। हम खुद अपने टेलीविज़न चैनल के ज़रिए यही काम अंजाम देने की कोशिश करेंगे और दीगर जो चैनल आज भी हैं, चाहे वो हिंदी ज़बान के अपने आप को कहते हों, मगर उनका जो वो स्क्रिप्ट है वो भी बहुत हद तक उर्दू स्क्रिप्ट है, उर्दू वाले उसको बखूबी समझ सकते हैं। सहारा से वाबस्तगी के बाद उर्दू सहाफ़ियों और उर्दू सहाफ़त की इमेज अचानक तब्दील हो गई। उर्दू के दूसरे अखबारों ने भी गेटअप और कवरेज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस तरह फ़ायदा हुआ तो उर्दू सहाफ़त को ही हुआ। उन्होंने अखबार के गेटअप के साथ साथ इसके मेयार को ऐसा तब्दील किया कि बड़े बड़े उर्दूदां इसके मुतरिफ हो गए। अजीज बरनी का एडिटोरियल कभी कभी जो फ्रंट्स पहले सफ़े पर होता, फ्रंट पेज पर लीडर ऐसा कमिटेड नेशनलिस्ट, सेकुलर, रवादारी और उर्दू जो गेटोस की ज़बान बनाए हुए थी या स्लम्स की ज़बान बनाए हुए थी, उसको वहाँ से उठा के और नेशनल मेन स्ट्रीम में लाना और पूरे कौमी धारे से उर्दू सहाफ़त को जिस तरह से जोड़ दिया, मैं कहता हूँ कि ये अखबार एक बहुत बड़े उर्दू के तबके को एजुकेट भी करता है। हर चीज़ का आला, सुथरा और मॉडरेट ज़ौक़ पैदा करने का बहुत बड़ा फरीज़ा राष्ट्रीय सहारा और अजीज़ बरनी अंजाम दे। उर्दू में चेन ऑफ पेपर्स की हिस्ट्री भी मौजूद तो है। दो एक अखबारात ने ये कोशिश की कि वो अपने एडिशंस दूसरी जगह से भी निकाल सके, मगर कोई कोशिश बहुत कामयाब नहीं हो पाई। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सहारा वो पहला अखबार है जिसने हिंदुस्तान के कई शहरों से बैक वक्त एडिशन निकाले और कामयाबी से निकाले, और इस कामयाबी का सारा क्रेडिट अजीज़ बरनी को जाता है। अजीज़ बरनी साहब का मैं समझता हूँ कि उर्दू सहाफ़त पर एहसान ये है कि उन्होंने इस सहाफ़त को मुसलमानों से तो जोड़े रखा, लेकिन उसको वो जो एक जिसको तुष्टीकरण कहते हैं या मुसलमानों को सहलाने वाली बहलाने वाली सियासत होती है, उसी की खबरें देना, उसी ऐनक से सब कुछ देखना, सब चीज़ों को, और मुसलमानों के अलावा कुछ ना सोचना, इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा वो आगे ले गए।
अखबार के गेटअप की एक झलक बर्नी साहब के तर्ज जिंदगी में भी साफ तौर पर झलकती है। फैशन में उनकी दिलचस्पी, अपने लिबास का डिजाइन खुद तैयार करना, घर की आराइश के लिए इंटीरियर डिजाइनर का किरदार खुद अदा करना, हर चीज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहना, रहन सहन के स्टाइल में इनफरादियत पैदा करना और मसरूफ जिंदगी से तफरी के कुछ हसीन पल निकाल लेना बर्नी साहब की शख्सियत के दिलचस्प पहलू हैं। लेकिन बकौल शायर, ये फूल कहीं मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी में जो कांटे हैं वो हर पल मैं महसूस करता हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी कहाँ है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के लोगों के दरमियान रह नहीं सकता। हर कदम पर वो लोग भी नाराज़ रहते हैं जिनकी उम्मीदों पे मैं पूरा नहीं उतरता। मेरी मजबूरी है कि मैं सबकी उम्मीदों पर पूरा उतर भी नहीं सकता। बर्नी साहब की खुसूसी तहरीरें, इदारती मज़ामीन और तबसरे और बेशुमार किताबें इनको अजीज बर्नी से हर दिल अजीज बर्नी बना चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इन्होंने फिल्म की कहानियां भी लिखी हैं और कई फिल्मसाज इनकी कहानियों पर फिल्म बनाने की फिक्र में। बॉम्बे से सहाफत के अलावा मेरे कुछ और भी रिश्ते हैं। उनमें एक रिश्ता तो ये भी है कि मैंने भारत भाग्य विधाता और उसके बाद वांटेड 2 फिल्में लिखी। पहलाज नैलानी, शशि लाल नायर जैसे डायरेक्टर्स मेरी कहानियों पर फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने एक नॉवल पढ़ा था, प्रतिक्रिया। इट वॉज रिटन बाय श्री अजीज़ बर्नी। मैं इनको लोकेट किया, इनके पास पहुँचे और मैंने उनसे कहा कि जितने मुझे वो गुजरात राइट्स ने हिला दिया उससे ज़्यादा मैं हिल गया आपके नॉवल पढ़ने से। आपने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके इसकी रियल एक्चुअलिटी, फैक्चुअलिटी के साथ जैसे बताएं, तो मैंने कहा ये कैसे आपने ऐसा एक्सप्लेन किया। तो बोला मैं खुद वहाँ गए थे, मैंने खुद ये सब चीज़ें देखा था, सब कुछ हुआ था, तो आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड इट सो वेल। तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे लिए एक फ़िल्म इस पर लिख के दे सकते हैं। तो इन्होंने फिर वही नावल को एक स्क्रिप्ट के तरह से मुझे पेश किया और जब मैंने वो स्क्रिप्ट जब पढ़ा तो मैंने कहा ये नावल से भी बेटर लिखा है। मैं खुद 10-15 पिक्चरें बनाया हूँ लेकिन मुझे ऐसा राइटर, ऐसा एक्सप्रेसिव पर्सन मिला नहीं। तो मैं अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए इनके पीछे घूमते रहता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान मिले इससे। मगर बर्नी साहब को शिकायत है अहले सियासत से कि वो उनके साथ मुखासमत रखते हैं। वो कि मैं सियासत में नहीं हूँ, लेकिन सियासी हरीफों की तादाद में कुछ कम नहीं है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक चलूँ। मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ और हमेशा मेरे जहन में एक ही बात रहती है कि अगर मुझे झुकना ही था तो अपने वालिद मोहतरम के सामने झुकना चाहिए था, वहाँ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था। अगर मैंने उनके सामने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उनकी बात को उसूल की बिना पर तस्लीम नहीं किया, तब फिर दुनिया में कोई और शख्स इस कद का नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी बात को तस्लीम कर लूँ। लेकिन इनके कलम की कदर करने वाले सियासतदान भी कम नहीं हैं। बर्नी साहब की कंट्रीब्यूशंस और दूसरे फील्ड्स में भी बहुत हैं, मगर उर्दू को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ इन्होंने जो काम किया है आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, ये वो अखबार है जिसने सचमुच 21वीं सदी में उर्दू को एक बहुत ऊंचा रुतबा हिंदुस्तान में दिया है। उर्दू ज़ुबान के सिलसिले में और सहाफ़त में, उर्दू सहाफ़त में बिलखुसूस अजीज़ बर्नी साहब ने जो किरदार अदा किया है, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वज़ीज़ करते रहेंगे बड़े अरसे तक। और हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको बड़ी उम्र दे
اور اپنے توفیق سے ان کے ہاتھ سے ایسے کام کرائے جس سے اللہ پاک خوش ہو. میں ان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں اللہ پاک ان کو لے جائے کہ جہاں سے دیکھنے کے وقت میں گاندھی ٹوپی بھی نیچے گر سکے. اتنا اونچا آدمی ہو گیا ہے کہ اوپر دیکھنے سے ٹوپی گر گئی. اردو کے ادیب اور قلمکار تو عزیز برنی صاحب کے گرویدہ ہیں ہی. عزیز برنی کا کمال یہ ہے کہ یہ پوری ہندوستانی سوسائٹی کے بارے میں سوچتا ہے، تعصب سے الگ ہو کر کے، اور یک رنگی کی بات کرتا ہے، سب کی فلاح بہبود کی بات کرتا ہے. اور بے باکی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ایشو ہو، مذہب کا ایشو ہو، سیاست کا ایشو ہو، یا دوسرے جو بھی مسائل ہے، تعلیم کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، جس بے باکی سے اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ایسا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ کر پائے ہیں. ایک چیز میں مان کے چلتا ہوں کہ اردو صحافت میں اگر کسی اور شخص کا نام ہے تو میرے دادا حضور مولانا ابوالکلام آزاد تھے. انہوں نے الہلال اور البلاغ نکال کر اردو صحافت کی جو ایک بنیاد ڈالی، کہیں نہ کہیں بیچ میں وہ بنیاد جو ہے یا تو کمزور ہو گئی یا یہ ہے کہ اردو صحافت اس طریقے سے نہیں چل پائی. لیکن ڈاکٹر عزیز برنی نے اس بنیاد کو دوبارہ ریوائیو کیا، اس کو ریجوینیٹ کیا، اس میں دوبارہ انہوں نے جو ہے جان پھونکی. اور آج اگر مولانا آزاد کا کوئی صحافتی وارث ہے، صحافت کے میدان میں کوئی وارث ہے ان کا، تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر عزیز برنی ہیں. عزیز برنی کے ساتھ عمر ہے، وقت ہے، باصلاحیت انسان ہے، لکھنے کی قوت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اردو صحافت کو جذباتیت کے دلدل سے نکالنا اور حقیقت پسندی کی طرف لے جانا مجھ سمیت اور عزیز برنی سمیت تمام اردو صحافیوں کا فرض ہے. اردو کا ایک روزنامہ جہاں اردو سیاست تقریباً زوال کا شکار ہو چکی تھی، اس کو بیداری اور آگہی کے منصب پر اور مین سٹریم کے منصب پر یہ اخبار لے آیا ہے. راشٹریہ سہارا اردو نے اپنے لیے جو شاندار جگہ حاصل کی ہے، اس کا بہت بڑا کریڈٹ عزیز برنی کو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فعال شخصیت کی وجہ سے اس باعمل اور جس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی کمیٹڈ انسان کی کارکردگی، اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے آج اردو صحافت کا سر اونچا ہے. عزیز برنی ایک مقرر، مفکر اور ایک صحافی ہیں، لیکن خود کو وہ ایک عاشق تصور کرتے ہیں. ہر کام کو میں نے عشق اور جنون کی طرح کیا ہے، چاہے وہ صحافت ہو، چاہے خطابت ہو. دیکھیے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں کم و بیش وہ سیاستداں تو ہوتے ہی ہیں. الیکشن پولیٹکس میں ضرور وہ حصہ نہیں لیتے، لیکن سیاسی سمجھ ان کے اندر ہوتی ہے. اس لحاظ سے میں سیاستداں ہوں. بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز جن کو میں مشورہ دیتا ہوں، باقاعدہ میں سینٹرل گورنمنٹ میں ایڈوائزر کیپیسٹی میں بھی رہا ہوں. اردو صحافت کے معیار کو بلند کرنے کے لیے وہ کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں، اس پر آپ کا کہنا تھا. جہاں تک ہمارے تعاون دینے کا تعلق ہے، روزنامہ راشٹریہ سہارا شاید واحد اخبار ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایڈیشنز کے ساتھ اویلیبل ہے. اور ہم یہ تمام اردو کے اخبارات کو جو ہندوستان کے باہر شائع ہوتے ہیں انہیں یہ لبرٹی دیتے ہیں کہ وہ ہماری جس خبر کو چاہیں وہ اپنے ہاں شائع کر سکتے ہیں. اس طرح ان کو ہندوستان میں اپنے کرسپونڈنٹس قائم کیے بغیر ہندوستان کے گوشے گوشے کی خبریں روزنامہ راشٹریہ سہارا کے انٹرنیٹ ایڈیشن کے ذریعے مل سکتی ہیں، جن کا وہ استعمال کر سکتے ہیں. آج کل ملک کے کئی علاقوں میں مسلم وقف جائیدادوں پر غیر قانونی قبضے ہو رہے ہیں. اس مسئلے پر برنی صاحب نے فرمایا، کوئی ایک ریاست ہی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی بیشتر ریاستوں میں وقف کی جائیدادوں پر حکومتوں کی رضامندی یا ان کی سازشوں کے چلتے قبضہ کیا گیا ہے. جب تک حکومتیں ایماندار نہیں ہوں گی، رضاکارانہ تنظیمیں ایماندار نہیں ہوں گی، مسلمان
मुत्तहिद नहीं होंगे और मुश्तरका तहरीक नहीं चलाएंगे, तब तक इस तरह के कब्ज़ों पर कुछ भी करना या कुछ भी रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। सहाफ़त को अपने करियर के तौर पर इख्तियार करने वाले नौजवानों को बर्नी साहब कुछ मशवरे इन अल्फाज में देना चाहते हैं। पहले तो जहन में ये रखें कि ये महज एक प्रोफेशन नहीं है, एक पेशा नहीं है, बल्कि ये एक मिशन है और पूरे कमिटमेंट के साथ इसमें आना है और मुल्क और कौम की तस्वीर बदलने के जज्बे के साथ आना है। हर कीमत पर सच्चाई को उजागर करने के जहन के साथ आना है। किसी भी ताकत के सामने झुकना नहीं है, किसी भी दौलत से मरूब होना नहीं है। यकीन जाने कि अगर वो इतने साबित कदम रहे तो दुनिया की हर बड़ी ताकत उनके सामने झुकेगी और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जितनी दौलत का तसव्वुर वो करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनको मिलेगी, उनकी सलाहियत की कीमत पर मिलेगी। जन्नत निशान बनाऊंगा हिंदुस्तान को, तारों से मैं सजाऊंगा अपने जहान को, जब मैं उतार लाऊंगा महताब व आफताब, रश्क होगा इस ज़मीं पे भी आसमान।